नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस प्रतिबद्ध है आप लोगों के लिए, डेली क्लासेस के लिए और बहुत ही शानदार सेशंस के लिए। तो मैं भूपेंद्र दैनिया एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आप कहते हैं कि राहगीर जहां तक राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम समुद्र से क्यों पूछते हो कि ये नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। तो साथियों, चलिए चलते हैं आज की क्लास में। पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार का। 2 पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, आज बारी है तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट यहां हम पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? तीसरा पार्ट पढ़ना था, तो 3 डालते हैं यहां पर। देखिए, ये डाला, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना था इसमें? अब इसमें हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। जैसे गुरुजी, आपने कल हमको बताया था कि अक्षर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, शिरोरेखा क्या होती है, खड़ी पाई क्या होती है। गोल वर्ण की बारी थी। आज थोड़ा सा गोल वर्ण के बारे में पढ़ना है कि गोल वर्ण क्या होते हैं। इनके विषय में भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या होते हैं ये गोल वर्ण, इनके बारे में भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। लगभग जो भी हो, 16वां नंबर हो या 17वां नंबर हो, तो गोल वर्ण होते क्या है वास्तविकता में, और इनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, कहां होता है इनका प्रयोग, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करता हूं मैं गोल वर्णों की, तो याद रखना गोल वर्ण का मतलब होता है, देखिए, हिंदी वर्णमाला में ठीक है, गोल वर्णों, हिंदी वर्णमाला में गोल वर्णों की कुल संख्या जो है ना साथियों, वो 9 है। कितनी है? 9 है। अब आप कहोगे गुरुजी सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है। कितनी है? 9 है। और वे 9 वर्ण कौन कौन से हैं और क्यों उनको गोल वर्ण कहा जाता है? क्योंकि गोल आकृति के बने होते हैं, इसलिए उनको गोल वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब ऐसे वर्ण, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो एक छोटी सी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। मैं कह सकता हूं यहां पर कि ऐसे वर्ण जिनके निर्माण में खड़ी पाई का प्रयोग ना हुआ हो, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? गोल वर्ण कहते हैं। गुलजी जी 9 हैं, कौन कौन से हैं और क्यों कहते हैं इनको गोल वर्ण? तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं का खा के बाद आपका देखिए का खा, गा आया, घा आया, घा और अंग, ये वाला। इसके बाद चा के बाद क्या आता है? चा के बाद छा आता है, चा छा, जा झा, यहां आता है। फिर उसके बाद अणा, फिर आता है टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, हा। अगर आप देख सकते हो तो गौर से देखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा एक वर्ण ये, एक ये, दो, एक ये 3, समझ रहे हो, एक ये 4 है ना, इसके बाद एक ये 5, एक ये 6, आपका ये 7 और ये 8 और ये 9। इस प्रकार आप देखेंगे कि 9 वर्ण जो है वो गोल वर्ण की दृष्टि में आते हैं। और इनमें खासियत क्या है प्यारे साथियों, क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि नीचे का जो आकार आप देख सकते हो, प्रत्येक आकार में इस प्रकार का एक मोड़ होता है जो कि गोल या आकृति में आता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? गोल वर्ण, या इनको अर्ध खड़ी पाई वाले वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गोल वर्ण या अर्ध पाई वाले वर्ण भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें अर्ध पाई का प्रयोग यानी आधे डंडे का प्रयोग होता है। तो इनको गोल वर्ण भी कहते हैं और अर्ध खड़ी पाई भी कहते हैं। अर्ध खड़ी, इनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना। इनको अर्ध खड़ी पाई या गोल वर्ण के नाम से जाना जाता है।
तो आशा है कि आपने ये चीज सीखी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार में अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वर्णमाला। तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे, मैं आज हेडिंग डालता हूं वर्णमाला। इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे कि भाई वर्णमाला क्या होती है, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला में बहुत सारे बच्चों ने पहले भी वर्णमाला पढ़ी है, क्या हम इसमें नया पढ़ने वाले हैं गुरुजी के हमको अच्छे से समझ में आए, चीजें बेहतरीन तरीके से लगे हमें, तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्या हम इसमें नया पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले आप समझिएगा कि वर्ण और माला दो अलग अलग शब्द हैं। वर्ण मैंने आपको परिभाषा कराई दी है कि वर्ण किसे कहते हैं। माला का मतलब हम सब जानते हैं किसी भी चीज का समूह। जैसे मान के चलिएगा हमने कुछ फूल लिए और हमने उन फूलों की क्या बना दी, माला बना दी। तो फूलों की माला कैसे बनती है? ऐसे भी बन सकती है, जैसे घरों में देखो किसी किसी के शादियां होती हैं तो ऐसे फूलों की माला वहां टंगी होती है, आपने देखा होगा। फूलों की माला क्या होती है बच्चे, वहां पर टंगी होती है। कुछ जगह शादियों में जैसे या किसी नेता या अतिथि को पहनाने के लिए माला का आकार कैसा कर देते हैं, वो गोल कर देते हैं, है ना। तो ये भी माला हो गई, ये भी माला हो गई। या मान के चलिए इसी को हम अगर ऐसे लिख दे तो भी माला हो गई। इसका मतलब है ये माला मोतियों की भी हो सकती है, ये माला जो है फूलों की भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से ये माला वर्णों की भी हो सकती है। तो वहीं हम वर्णमाला पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है वर्णों की माला। आप गुरुजी वर्णों की माला बना दोगे? हाँ बन जाएंगे। कितने वर्ण? जैसे मान के चलो आपने देखा होगा पूजा करने के लिए 108 रुद्राक्ष की माला बनाते हैं। ऐसे ही हिंदी व्याकरण को सीखने के लिए हम लोग जो है वो 52 वर्णों की वर्णमाला बनाते हैं। कितने वर्णों की? 52 वर्णों की हम एक साथ रख देते हैं तो क्या बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वर्णमाला नाम क्यों पड़ा, क्यों हम इसको वर्णमाला कहते हैं, क्या परिभाषा रहने वाली है। तो वर्णमाला की परिभाषा सीधी सीधी है। अगर मैं यहां वर्णमाला की एक छोटी सी परिभाषा लिखूं तो कुछ इस प्रकार होगी, तो वो कुछ इस प्रकार होगी साथियों। परिभाषा कुछ यूं है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, किसे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। आई बात समझ? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखना है। और वर्णमाला जो है इसके लिख सकते हो, इसके दो भेद माने गए या माने जाते हैं। और वे भेद कौन कौन से हैं? वे भेद कौन कौन से हैं? तो वे भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। मैं बात करता हूं, अगर यहां पर प्रश्न आ जाए कि स्वर कितने होते हैं तो स्वरों की संख्या 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है। तो आज सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं के आधार पर वर्णमाला में कैसे प्रश्न आते हैं। चाहे हम स्वर की बात करें, हम वर्णों की बात करें, हम सारे के सारे, तुम एक साथ वो सारे के सारे पढ़ लेते हैं। परिभाषा बेहद सरल है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, सीधी बात है। इसके दो भेद माने जाते हैं, यानी वर्णमाला दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपके स्वर और आपके व्यंजन। यहां तक ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर 11। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब इसके बाद बहुत सारे संख्या संबंधी सवाल आपके जहन में होंगे, मैं उनको भी आपके लिए अभी के अभी उनको कह सकते हैं ना कि उनका निराकरण या मैं निदान कर देता हूं। क्या सवाल हैं आपके, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कहा कि गुरुजी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा, क्या उत्तर रहने वाला है आपका? क्या उत्तर रहने वाला है? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न कहां से आ सकता है? मान के चलिए दूसरा प्रश्न उसने पूछ लिया केवल कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है।
फिर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। फिर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भाई अब मूल व्यंजन छोड़ो, हमें ये बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। पूछा कि नहीं? अलग अलग प्रश्न हैं, बोलो है कि नहीं? चाहे मैं प्रश्न एक की बात करूं, दो की बात करूं, या फिर मैं चौथे की बात करूं, तो इनके यहां आंसर आप देखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो यहां सीधे सीधे आपको कितना लिखना है? 52 लिखना है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 में से 11 स्वर हटा दो, कितने बचे? 41 बचे। क्लियर? मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन केवल 33 होते हैं, तो 33 लिख दीजिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है, तो 25 लिख। ये आपके सामने सारा का सारा डाटा है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हो सके तो अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है आपकी। मैं बात करता हूं इसके बाद बच्चे, हम चौथे के बाद क्या और ऐसा है, जैसे 5वें नंबर पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या आपसे पूछ सकता है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई ऊष्म व्यंजन, या वो आपसे पूछ सकता है संघर्षी व्यंजन। समझना जरा बात, संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं ये बताना पड़ेगा। या वो आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वो केवल अकेले संघर्षी थे, ये स्पर्श संघर्षी है ना, इससे भी प्रश्न बन सकता है। या वो आपसे पूछ सकता है वो व्यंजनों में आपने ये पूछ लिया ना, अयोगवाह वर्ण पूछ सकता है, अयोगवाह वर्ण या वर्णों की संख्या पूछ सकता है आपसे वो। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल जो प्रश्न है, संख्या पूछने वाले ये बहुत जरूरी है। इनको एक बार याद कर लो या अपनी डेटा में बना लो, क्या ही दिक्कत है। अब देखो, जैसे अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मैं बता दूं आपको, केवल 4 होती है। ये 4 हिंदी वर्णमाला के संख्या में बहुत आता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कितने होते हैं गुरुजी? 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी 4 होते हैं, और अयोगवाह व्यंजन भी 4 होते हैं, तो गलत हो जाएगा, 2 होते हैं। बात करें कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूं अंतःस्थ व्यंजनों की, तो ये कौन कौन से होते हैं आइए एक बार बता देता हूं मैं। या, रा, ला और वा। वही बात करता हूं मैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना यहां पर ये वाला श, सा और हा। ये 4 जो व्यंजन है वो ऊष्म या इस संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो च, छ, जा और झा। ये 4 वर्णों को हिंदी व्याकरण में स्पर्श संघर्ष की श्रेणी में रखा गया है। अयोगवाह वर्ण 2 ही होते हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको हम अंकी बिंदी भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं विसर्ग। यहां तक सभी को समझ में आया? पूरी तरीके से समझिए, आपको ये याद करनी है चीजें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि आप इनको बेहतरीन तरीके से याद कर पाए, पूरा का पूरा डेटा आपके पास रहे। बहुत ही शानदार राइटिंग में, एकदम शॉर्ट में, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हौच पौच हो या आपको समझ में दिक्कत नहीं आए। एक ही पेज में केवल आपको मैंने इसीलिए 4 लाइनें लिखाई, साफ साफ समझ में आना चाहिए, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 41 होते हैं, या मैं कहूं मूल व्यंजन तो 33 होते हैं। इस प्रकार से समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद मैं स्वरों की बात करूं, तो जैसे मान के चलिए यहां मैंने लिखा 9वां प्रश्न,
9वें पे मैंने लिखा भाई आपके लिए सीधा सीधा प्रश्न आएगा सबसे पहले तो कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न आएगा, या हो सकता है प्रश्न आ जाए केवल कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, ये प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं वो मूल स्वरों की संख्या पूछ सकते हैं आपसे, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं आगत स्वर के बारे में पूछ सकते हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं उदासीन या विलुप्त स्वर के बारे में, या वो आपसे पूछ सकते हैं स्वरों में ही प्लुत स्वरों के बारे में, प्लुत स्वरों की संख्या के बारे में, या वो आपसे पूछ सकते हैं संयुक्त स्वरों की संख्या के बारे में, या वो आपसे पूछ सकते हैं संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या के बारे में। देख लीजिएगा एक बार, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मैं यहां आपको बता देता हूं इनके बारे में कि प्यारे साथियों, जब भी कोई ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप समझना, यहां पर सबसे पहले यहां देख लीजिएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है। ऐसा अगर कोई प्रश्न आए तो आपको 11 लगाना है बेटा, 13 मत लगा देना भूल कर भी। बहुत सारे से विद्यार्थी या किताबें हैं जो हो सकता है लिखा हो कि कुल स्वर 13 होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करना, सीधे सीधे आपको लगाना है 11। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या की बात करूं तो केवल 10 होती है, क्योंकि एक स्वर ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा ही नहीं बनी और वो है छोटा, इसीलिए केवल एक आ हटा दोगे, एक स्वर हटा दोगे 10-11 में से 10 बचेंगे, तो सीधा सीधा मैंने 10 लिख दिया। आई बात समझ। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर होते हैं केवल 4। गुरुजी 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंपल से लिख लेना, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ये 4 स्वरों को हम क्या कहते हैं, मूल स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। बात करता हूं आगत स्वर, तो केवल एक ही होता है, ध्यान रखना, और वो होता है ये वाला। आगत का मतलब होता है जिसका आयात हुआ हो, जो बाहर से लिया गया हो, और ये कहां से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से, है ना। कहां से लिया गया है ये, अंग्रेजी भाषा। आइए देखते हैं उदासीन और विलुप्त स्वर कितने होते हैं, तो एक ही होता है, कौन सा है वो, केवल आ है। इसी को उदासीन कह लो, इसी को विलुप्त कह लो, इसी को अमात्रिक कह लो, क्लियर, ये सारा आ है। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 मानी जाती है, तो इसमें 8 लिख लेना। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे याद रखना, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी लिख लेना, चाहो तो ए, आए, ओ और औ, ये होते हैं प्यारे साथियों। यहां तक क्लियर है। इसके बाद लिखा है संयुक्त व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त, तो देखो ऊपर तो संयुक्त स्वर थे, नीचे संयुक्त व्यंजन हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन गुरुजी होते कौन कौन से ये बता दीजिएगा, तो याद रखना ये होते हैं 6, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं, देख लीजिएगा एक बार। क्लियर है। तो ये आपकी संख्याएं थी। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिएगा। आज मैंने आपको सबसे पहले तो जो बचा हुआ था हमारा गोल वर्ण, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं गोल वर्ण और कितनी संख्या होती है इनकी। फिर मैंने आपको वर्णमाला बताया और वर्णमाला की परिभाषा लिखाई।
इसके बाद बताया कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजनों में ये बटी हुई होती है। इसके बाद मैंने जितने भी ऐसे वर्ण या स्वर व्यंजन या जो भी ऐसी थीसिस है जिसमें अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ दर्शा दिए हैं। देख लीजिएगा आप एक बार पूरा का पूरा। चाहे मैं अंतस्थ व्यंजनों की बात करूं, ऊष्म की बात करूं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करूं, वो सारे के सारे आप यहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उदासीन स्वर की बात करूं, मैं प्लुप्त स्वर की बात करूं। अब इसके बाद हम जो अब वर्ण विचार में जो वर्णमाला पढ़ेंगे, अब हम वर्णमाला जिसको हम पढ़ेंगे पाठ 4 के अंदर कल। इसके अंतर्गत हम लोग स्वरों की परिभाषा पढ़ना शुरू करेंगे, स्वरों की परिभाषा और स्वर पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग बच्चे व्यंजन पढ़ना शुरू करेंगे। और यहां से आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाता है। और अब बच्चे आप लोग जो है अपनी इमारत खड़ी करने वाले हो, क्योंकि किसी भी भाषा की वर्णमाला ही उसकी नींव होती है। तो सीधी बात है, हम लोग बच्चे यहां से पढ़ना शुरू करेंगे पार्ट 4 यानी भाग 4 के अंदर इसको हम पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथियों के साथ भी साझा करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई सीकर से इतनी शानदार क्लास चलती है और गुरुजी थ्योरी भी बड़े अच्छे से पढ़ाते, एक बार पढ़ के देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लीजिएगा विदा। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम, जय श्री खाटू श्याम, जय सालासर जी।